जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें तमाम उन शब्दों के बारे में जो पुल्लिंग होते हैं कैसे हमें पता चलेगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तमाम सेंटेंस हम प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पुरुष जाति अर्थात पुरुषत्व का ज्ञान कराते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति से संबंधित होते हैं, और कुछ कॉमन शब्द ऐसे भी होते हैं जो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से उनको प्रयोग करते हैं। कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें भी हमने लिंग के बारे में चर्चा की और उसमें बताया कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से पुल्लिंग से आप स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे कौन से प्रत्यय हैं अर्थात ऐसे कौन से नियम हैं जिनके आधार पर हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कि आखिरकार इन पुल्लिंग शब्दों का पता हमें कैसे चलेगा कि कौन कौन से शब्द पुरुष जाति से संबंधित है और कौन से शब्द स्त्री जाति से संबंधित है। तो यहाँ पर लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्दों की हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे अनाजों के नाम गेहूं है, जौ, चना, बाजरा, चावल। ये जो अनाज है ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इनके अलावा भी कुछ ऐसे भी शब्द हैं, ठीक है, जो स्त्रीलिंग है लेकिन अनाजों में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके जो अपवाद हैं हमारे, इसमें शब्द अगर आ गया आपका ज्वार, तो ज्वार अनाज के अंतर्गत आता है लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही मक्की जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी ज्वार के अंतर। एक होता है मक्का, मक्का आता है तो पुल्लिंग है, मक्की आता है तो स्त्रीलिंग है। मेथी ये भी अनाज में ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग। तो ज्वार, मक्की, मेथी ये आपको ध्यान रखना है। और मूंग ये भी क्या है, दाल है अर्थात अनाज के अंतर्गत आता है। ये सब हमारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। तो जिनको मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूँ अलग कलर में, वो इस कंडीशन की अपवाद है। तो हर कंडीशन का कोई ना कोई एक दो एग्जाम्पल अपवाद के रूप में होता है, लेकिन आपकी कंडीशन इसी से पूरी हो जाएगी। जो भी अनाजों के नाम हैं उसमें गेहूं आ सकते हैं, जौ है, चना है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, वो सब क्या है, हमारे पुल्लिंग है। लेकिन ज्वार, मक्की, मेथी और मूंग की दाल को छोड़कर। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में क्या है, वृक्षों के नाम। अब मान के चलो जब आपने ये चार छोड़ दिए, ज्वार, मक्की, मेथी, अब कोई भी आ जाए जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, तो वो सब अनाज किस में जाएंगे, वो सारे के सारे अनाज प्यारे दोस्तों पुल्लिंग में होंगे। वृक्षों के नाम क्या है, ये भी पुल्लिंग है। जैसे आम है, अमरूद है, खेजड़ी है, नीम है, पीपल है, बरगद है, जामुन, चंदन, साल है, तो लकड़ी सबसे ज्यादा मजबूत साल की होती है, सागौन। तो ये दो ज्यादातर हम फर्नीचर में प्रयोग करते हैं। इन दो पेड़ों की जो लकड़ियां हैं सबसे ज्यादा हम इसमें सागौन और साल की लकड़ियों को फर्नीचर के रूप में, आपको सोफे बनवाने हो, कुर्सी है, बेड है, मेज है, या दरवाजे चौखट आपको बनवानी है, तो वो क्या है, सबसे मजबूत लकड़ी साल और सागौन के वृक्ष की होती है। देवदार है, हाई हिल एरिया में पाए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद उत्तराखंड में देवदार के वृक्ष हैं। तो ये सारे के सारे आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद। अब मान के चलो कोई आपसे पूछने लगे शीशम बताइए क्या है, तो शीशम अपने आप में क्या पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इनमें से इनको छोड़कर, जैसे इमली का पेड़ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है, इमली है, तुलसी पौधे के रूप में है, अलसी है, इमली, तुलसी, अलसी और चमेली, क्या है, चमेली। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। इनको छोड़ के बाकी कोई भी पेड़ आ जाए, जैसे यहाँ जो है शीशम का पेड़ नहीं है, तो शीशम क्या है, अपने आप में पुल्लिंग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आड़ू का पेड़ अपने आप में पुल्लिंग है, ठीक है, सहतूत का पेड़ पुल्लिंग है, वो यहाँ आए नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब वो अनाज की बात करें, ज्वार, मक्की, मेथी और मूंग को छोड़ के सब क्या हो गए, आपके पुल्लिंग हो गए। ऐसे ही इमली, तुलसी, अलसी, चमेली के पेड़ पौधों को छोड़ के बाकी जितने भी पेड़ आ गए, वृक्ष आ गए, वो सारे के सारे पुल्लिंग है, चाहे वो यहाँ लिखे हो या ना लिखे हो। क्लियर? अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है और आपको दोनों कंडीशन क्लियर हो गई है, तो एक बार आप में से कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, ताकि हम थोड़ा सा और स्पीड के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ें।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना चीज़ है उतना ही सेव हो जाए दिमाग में, तो उससे आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कई बार बच्चे जहाँ सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना होता है, विशेष बुद्धि का प्रयोग करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके चक्कर में जो ओरिजिनल चीज़ होती है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो पूछा जाएगा, उसको भी नहीं कर पाते। अब मान के चलो किसी के दिमाग में कोई दूसरा पेड़ आ गया, सर जी वो क्या होगा? अरे जब आपको ये कंडीशन बताई कि इमली, तुलसी, अलसी, चमेली के पेड़ पौधों को छोड़ के बाकी दुनिया के जो भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो लोकल देहात में आपको उनको किसी भी भाषा में आप जानते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, अलग अलग एरिया में, ठीक है, अलग अलग बोलियां बोली जाती है और उन बोलियों के आधार पे ही पेड़ पौधों के नाम भी है। तो वे सारे जो यहाँ लिखे हैं वो भी, और जो यहाँ नहीं लिखे हैं वो भी पुल्लिंग होंगे। अनाज में ज्वार, मक्की, मेथी, मूंग को छोड़ के जो भी अनाज है वो सब क्या है, वो पुल्लिंग में होंगे। पर्वतों के नाम, तीसरी कंडीशन है, हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल, एनीथिंग, कोई भी पर्वत आ जाए जो यहाँ नहीं लिखा है वो भी, ये सारे के सारे क्या है, पर्वतों के नाम पुल्लिंग, कोई भी अपवाद नहीं है। अर्थात पर्वतों के नाम जितने भी हैं, चाहे वो भारत के हो या भारत के बाहर के हो, विश्व के तमाम पर्वतों के नाम क्या है, अपने आप में पुल्लिंग शब्द है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। पर्वतों में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। विभिन्न धातुएं व रतन है, जैसे सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना आदि, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है। लेकिन चांदी, आपको ये ध्यान रखना है, चांदी, रत्ती, मूंगा, चांदी, रत्ती, मूंगा, ये क्या है, आपके स्त्रीलिंग है। मोती, मोती, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द है, ये क्या है, आपके स्त्रीलिंग। चांदी, रत्ती, मूंगा, मोती। अब आप ये कहोगे सर जी ये कैसे स्त्रीलिंग हुए? आपको एक कंडीशन बताई गई कि जिस शब्द के अंत में ई आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, इसमें भी ई आया है वो स्त्रीलिंग है। अब इनमें किसी में ई नहीं है इसलिए पुल्लिंग है, तो वो कंडीशन भी तो अप्लाई करोगे, क्योंकि ई अंत वाली, जिसके अंतर्गत प्यार दोस्तों आइन लगा हो, इन लगा हो, वे जो प्रत्यय आपको बताए थे, तो उनसे भी तो हम स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान लेते हैं। तो चांदी, रत्ती, मूंगा और मोती, इनको छोड़ के, क्योंकि ये रतन में आते हैं, चांदी धातु में आती है, तो इन रतन और धातु, यहाँ क्या है, दो शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, इनमें से एक शब्द आपके धातु, दूसरा आपका रतन। तो चाहे वो सोना है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है, हीरा है, पन्ना है, ये सब क्या है आपके, ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। लेकिन चांदी, रत्ती, मूंगा और मोती, इनको स्त्रीलिंग माना गया है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। द्रव का मतलब क्या है, लिक्विड, तरल पदार्थ। द्रव का मतलब यहाँ क्या है, लिक्विड, तरल पदार्थ। जो तरल पदार्थ हैं वे सारे तरल पदार्थ क्या है, जैसे दूध है, लिक्विड है, घी है, शहद है, तेल, पानी, रस, शरबत, ये सब क्या है, अपने आप में तरल पदार्थ है, ये पुल्लिंग है। लेकिन इनमें भी जो अपवाद है वो क्या है, जैसे छाछ शब्द आ गया, ठीक है, लस्सी शब्द है, जिसको कुछ जगह छा भी कहते हैं, छाछ, लस्सी, चाय, शराब, दारू, शाइन, ये प्यारे दोस्तों सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी लिक्विड है, ये भी तरल पदार्थ है। छाछ तरल पदार्थ, लस्सी तरल, चाय, शराब, दारू, शाई, शाई कहते हैं इंक को। तो इनको छोड़ के बाकी जो भी लिक्विड आ जाए, जो भी द्रव अर्थात तरल पदार्थ के रूप में हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे। अब कोई भी हो, कोई कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करे, पेप्सी, कोका कोला, तरल पदार्थ हैं, ठीक है। दूध है, अब वो भैंस का हो, गाय का हो, ठीक है, या ऊँटनी का हो, बकरी का हो, सारे क्या है, अमूल डेयरी का हो या मदर डेयरी का हो, तो वो सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। घी है, शहद है, तेल, पानी, रस, शरबत, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इनको छोड़कर ये भी तरल पदार्थ है, ये क्या है, स्त्रीलिंग। तो हर कंडीशन के जो अपवाद है उस पर भी आपको फोकस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छाछ, लस्सी, चाय, शराब, दारू, शाही, तो ये सब क्या है, आपके तरल पदार्थ है, लिक्विड है। तो सभी दोस्तों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ के साथ प्यारे दोस्तों कंटिन्यू आप
इस पूरे टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से आप समझते हुए आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें चल रही है उसकी कोशिश नहीं करनी है। अभी जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किए कि इनको दोबारा से आप रिवाइज करो, ठीक है, या दोबारा से इनके आप अलग से नोट्स बनाओ। आज का काम आज ही कंप्लीट करना है। ग्रहों व महीनों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ जैसे सूर्य है, चंद्र है, ये ग्रह हैं, लेकिन इसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है, ये क्या है? आपका अपवाद। तो अपवाद का मतलब क्या हुआ? अपवाद का मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये कहा कि जितने भी ग्रह हैं और इसके साथ जो महीनों के नाम है वो सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी एक ग्रह है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब ये कोई मेरे से पूछने लगे, सर जी पृथ्वी क्यों स्त्रीलिंग है? क्योंकि जब पृथ्वी का हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो हम पृथ्वी घूमता है नहीं कहते, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। तो कई बार हमें शब्दों के लिंगों का पता सेंटेंस में प्रयोग करके उसके साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया से भी पता चल जाता है। राम पढ़ता है और सीता पढ़ती है, तो हमें इससे भी पता चल रहा है कि राम पुल्लिंग है, क्योंकि पढ़ता है क्रिया पुल्लिंग यूज की है। सीता पढ़ती है के लिए हमने पढ़ती है स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयोग की है। तो कई बार अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक तो ये कंडीशन थी हमारे सामने तमाम, जिसके आधार पे हम पहचान रहे थे। जैसे हमने कहा कि पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, उसके दो रीजन है। एक तो पृथ्वी के में लास्ट में ई आया है, और जिस शब्द के अंत में ई होता है वे 4-5 शब्द छोड़ के, जैसे पानी, हाथी है, मोती है, ठीक है, घी है, उनको छोड़ के बाकी जिस शब्द के अंत में ई आता है वे सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो पृथ्वी स्त्रीलिंग है क्योंकि अंत में ई आया है, एक पॉइंट। दूसरा, पृथ्वी ग्रह है और जितने भी ग्रह होते हैं वे सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी उसका अपवाद है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। और तीसरा, पृथ्वी स्त्रीलिंग इसलिए है कि हम जब प्रयोग करते हैं इसका सेंटेंस में कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, तो वहां हम घूमता है का प्रयोग नहीं कर रहे, हम स्त्रीलिंग की क्रिया का प्रयोग करें, क्योंकि ये शब्द स्त्रीलिंग है। तो 3 तरीके से हम किसी शब्द के बारे में, किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी के बारे में पता कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। एक तो उसका सेंटेंस में प्रयोग करके उसके साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया के लिंग के आधार पर पहचान सकते हैं। दूसरा, इन कंडीशन के आधार पर पहचान सकते हैं। और तीसरा, जो हमने कल कंप्लीट किया था, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण, जो उसके अंदर हमने प्रत्ययों का प्रयोग किया था, उससे भी हमें लिंग का पता चल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सूर्य, चंद्र हैं, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, ये सारे के सारे हमारे एक ग्रह हैं। और इसके बाद हमारे महीने हैं, ठीक है। महीनों का कोई भी यहाँ पे अपवाद नहीं है, बशर्ते हुए महीने हमारा जो पंचांग है उसके होने चाहिए। जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कवार जिसको अश्वनी भी कहते हैं, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, ये सारे के सारे हमारे क्या है? हिंदू पंचांग के अंतर्गत जो हम महीनों के नाम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे थे जो है सनातन धर्म के महीने हैं। और जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपने आप में जनवरी, फरवरी शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि उनके अंत में ई आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। महीनों के नाम केवल वे जो हमारे हिंदू पंचांग के अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग महीनों के लिए किया जाता है, उनमें सारे के सारे शब्द हमारे क्या है? पुल्लिंग है, कोई भी इनमें स्त्रीलिंग नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। हाँ, ग्रह जितने होते हैं उनका एक अपवाद है और वो है पृथ्वी। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ जो हिंदी साहित्य की जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे और साथ के साथ जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर आपको कर चुका हूँ। और तमाम बच्चे जो मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं, जो हिंदी भाई अरुण सर के नाम से टेलीग्राम है, उस पर भी वो मैं दोबारा से फिर क्लास कंप्लीट होते ही डाल दूंगा। और साथ के साथ जो बैच में बच्चे हैं उसमें ऑलरेडी वो मेंशन है, बशर्ते आप एक अलग कैटेगरी को खोल के देखिए। कई बार आपके साथ समस्या ये होती है कि आपको चीज़ों को सही तरीके से देखना परखना नहीं आता, इसकी वजह से आपको सही समय तक वे चीज़ें नहीं देख पाते हो। तो इसलिए दी गई कैटेगरी में जाइए और वहाँ से तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को दोबारा से जब भी आपको रिवीजन करना पड़े वहाँ से निकाल के आप उसका रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे? तिथि व नक्षत्रों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जितने भी हमारी तिथियां होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी,
ठीक है, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, अश्विनी, रोहिणी, भरणी, ये सब क्या है, मर्गशीरा, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग है। तो ये तो हमारे हैं प्यारे दोस्तों तिथि, ये हमारे नक्षत्र है। ये जो अश्विनी है इसमें ई आया है, ये देखिए यहाँ पर वो कंडीशन आप अप्लाई करोगे, इसमें क्या है, ई आया है, इसमें भी ई आया, इसमें भी ई आया है। क्लियर, यहाँ पे भी ये देखिए, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई, कहने का मतलब यहाँ पे इन सब में क्या आया है, इसमें ई आया है। और ई अंत वाले अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब कुछ में नहीं आया है, उस पे ये कंडीशन अप्लाई करोगे कि तिथियों के नाम, ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीया क्या है, तिथि है। ये पूर्णिमा, अमावस्या क्या है, ये तिथि है। इसके बाद नक्षत्र है, अश्विनी, रोहिणी, भरणी, मृगशीरा, ये नक्षत्र है। लेकिन प्यारे दोस्तों इसका अपवाद है। अपवाद क्या है, एक होता है अभिजीत नक्षत्र। क्या होता है, अभिजीत नक्षत्र, ये इसका अपवाद है। ये क्या है, ये पुल्लिंग है। ये क्या है, ये पुल्लिंग। ये भरणी, मृगशीरा, रोहिणी, अश्विनी, ये भी नक्षत्र है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। लेकिन एक अभिजीत नक्षत्र होता है, वो क्या है, वो पुल्लिंग है। तो यहाँ नक्षत्र का एक अपवाद भी है। पूर्णिमा, अमावस्या और जितनी तिथियां हैं सारे के सारे क्या है, हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। प्राय का मतलब हमेशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तिथि नक्षत्रों के नाम अभिजीत नक्षत्र को छोड़ के ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग। नदी व झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग है। तो जब प्राय शब्द प्रयोग क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई अपवाद होगा। ज्यादातर, अधिकांश क्या है, स्त्रीलिंग, लेकिन कोई ना कोई एक दो शब्द क्या होता है, इसमें अपवाद होता है। जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल। ठीक है, ये सब क्या है, नदियां हैं। अब इसमें मान के चलो जैसे सरस्वती नदी नहीं आया, तो सरस्वती जो नदी है वो भी अपने आप में प्यारे दोस्तों, इसके अंदर घाघरा नहीं आया है। घाघरा नदी, ये सब क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये नदी क्या है, पुल्लिंग है। सोन नदी पुल्लिंग है, अपवाद। ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है, सिंधु नदी पुल्लिंग है, तो ये भी नदी है, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग है, ये अपवाद है। तो तीन नदियों को छोड़ के, सोन नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, सिंधु नदी को, बाकी दुनिया की जितनी भी नदी है वो सब पुल्लिंग है, चाहे वो यहाँ लिखी हो या ना लिखी हो। जैसे इसमें दो नहीं लिखी थी, एक घाघरा ने लिखी थी, एक सरस्वती ने लिखी, लेकिन ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी क्या है फिर दोस्तों, ये पुल्लिंग है। बाकी सारी नदियां, इसके साथ है झीलों के नाम है, सांबर झील है, पुष्कर झील है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, ये सारी की सारी जो झीलें हैं, कोई भी इसका झील का अपवाद नहीं है। हाँ, जलीय जो भाग होते हैं उनका अपवाद जरूर होता है। ज्यादातर जो जलीय भाग होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन को मैं आपके सामने यहाँ भी रख दूं, झील के साथ ही जो जलीय भाग होते हैं, जलीय भाग, भूमंडल, भूमंडल के भाग, ये क्या है, पुल्लिंग है। जलीय भाग, भूमंडल के भाग क्या है, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन उनके अपवाद हैं, उनके क्या है, ये आप नोट करके लोग। अब जैसे आपसे पूछ लिया, तालाब पुल्लिंग है, जिसको सरोवर भी कहते हैं, ये क्या है, तालाब, सरोवर एक ही बात है, ये पुल्लिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र है, समुद्र है, लाल सागर, हिंद महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी सागर है,
जितने भी सागर है ये सारे के सारे क्या है प्यारे दोस्तों, आपके पुल्लिंग है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन द्वीप शब्द आ गया, क्या है, द्वीप, टापू शब्द आ गया, सब जलीय भाग है, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है, नाला शब्द आ गया, ये सब जलीय भाग है। कुआं शब्द आ गया, जलीय भाग है, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद है, अपवाद क्या है, अपवाद नदी जलीय भाग है, स्त्रीलिंग है। झील जलीय भाग है, स्त्रीलिंग है। नहर जलीय भाग है, स्त्रीलिंग है। लहर जलीय भाग है, स्त्रीलिंग है। नाली जलीय भाग है, स्त्रीलिंग है। ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द। अब मैंने ये कंडीशन क्यों कराई आपको, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है सांबर झील, पुष्कर झील, तो ये जो नदियों के नाम हैं जितने भी, क्योंकि झील शब्द खुद अपने आप में प्यारे दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे, नदी, झील, नहर, लहर, नाली, ये सब क्या है। अब देखो नाला जो था पुल्लिंग था, नाली स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने ई का प्रयोग किया है, इसमें हमने यहाँ ई का प्रयोग किया है, इसमें हमने यहाँ ई का प्रयोग किया है। लेकिन अगर वो नद कह देता, नद, तो वो पुल्लिंग होता। नद पुल्लिंग, इसी नद से वो स्त्रीलिंग शब्द बना है ई लगाने के बाद में। तो ये सब जलीय भाग है, लाल सागर, हिंद महासागर, काला सागर, प्रशांत महासागर, द्वीप, टापू, नाला, कुआं, तालाब, सरोवर, समुद्र, सब जलीय भाग। ऐसे देशों के नाम ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी देशों के नाम हैं सब पुल्लिंग है। देशों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। कोई भी देश आ जाए, जैसे भारत है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर जी जर्मनी में तो ई आया है, पुल्लिंग है, इसीलिए मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ। इटली है, फ्रांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाकिस्तान, कोई भी देश आ जाए, ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। देशों के नाम ये सब क्या कहलाएंगे आपके, ये पुल्लिंग कहलाए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो अपवाद है वो अपवाद क्या है, श्रीलंका। एक देश क्या है, श्रीलंका, ये स्त्रीलिंग है। अपवाद का मतलब क्या हुआ, एक नियम बनाया गया सबके लिए, सब पे अप्लाई होना था, लेकिन किसी एक को छूट दे दी, श्रीलंका को छूट मिल गई। देशों के नाम जितने भी भारत में के अलावा जो भी विश्व के तमाम देश हैं, उन देशों के जो भी नाम हैं, वो थाईलैंड है, सिंगापुर है, अमेरिका है, जापान है, ठीक है, वो इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, मलेशिया, सब अपने आप में पुल्लिंग शब्द है देशों के नाम। लेकिन अपवाद क्या था, श्रीलंका पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि श्री जो है अपने आप में लक्ष्मी का नाम है और लक्ष्मी स्त्रीलिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका देश को छोड़ के बाकी सभी देशों के जो नाम रखे गए हैं वो सब पुल्लिंग शब्द हैं। वो क्या है, वो शब्द पुल्लिंग शब्द, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, चलो। तो यानी कि जितने भी नदी और झीलों के नाम थे, नदियों में सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी को छोड़ के, इस पे थोड़ा सा फोकस जरूर रखोगे। सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, लॉजिक क्या है, कैसे याद रखोगे इनको। यहाँ इसमें पुत्र शब्द आया है, तो पुत्र पुल्लिंग है, पुत्री स्त्रीलिंग होता है। आपको बताया कि पुत्र से कैसे पुत्री बनता है। तो जब पुत्र पुल्लिंग शब्द है, ब्रह्म पुल्लिंग शब्द है, तो ब्रह्मपुत्र भी अपने आप में पुल्लिंग हुआ। यहाँ सोन पुल्लिंग शब्द हुआ, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी शब्द के अंत में न का प्रयोग करते हो, सारे पुल्लिंग है। चाहे आपने ऋण का प्रयोग किया है, पुराण का प्रयोग किया है, चाहे आपने रावण कुंभकर्ण का प्रयोग किया है, विभीषण का प्रयोग किया, लक्ष्मण का प्रयोग किया,
जिस शब्द के अंत में न होता है वो बनाते ही पुल्लिंग शब्द है, ये आपको ध्यान रखना। अब मान के चलो अक्षौणी आ गया, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अक्षौणी, अक्षौणी किसे कहते हैं? चतुरंगी सेना को, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ वाली सेना, हाथी वाली सेना। इसमें न के बाद में क्या आया? ई आया है। अब इस ई की वजह से ये स्त्रीलिंग बन गया। न तो इसमें था लेकिन इसके अंत में तो ई आया है। अब इसके अंत में न है। अब यहां हमने प्रयोग कर लिया लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण पुल्लिंग शब्द है। यहां हमने पर्यावरण शब्द प्रयोग कर लिया तो पर्यावरण पुल्लिंग शब्द है। यहां हमने विभीषण शब्द प्रयोग किया, विभीषण तो विभीषण पुल्लिंग शब्द है। तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण न होता है वो दुनिया के सारे शब्द तत्सम होते हैं। एक पॉइंट। दूसरे, जिसके अंत में न लगा होता है वो पुल्लिंग होते हैं। ऐसे यहाँ ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी में छोटे वाला ऊ आया है, तो जो छोटे ऊ का हम प्रयोग करते हैं वो अधिकांश शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे वधु का हम प्रयोग करेंगे तो वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। बड़े ऊ का प्रयोग करते हैं। बहू का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये तीन नदी सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये पुल्लिंग और बाकी सारी की सारी नदियां प्यारे दोस्तों आपकी स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम, अब जितनी भी भाषा है चाहे उसमें प्यारे दोस्तों ई लगा हो अंत में या ना लगा हो, मैं तो बस बार बार वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो जी, हम 4-5 शब्दों को छोड़ दे, जैसे पानी को छोड़ दे, मोती को छोड़ दे, हाथी को छोड़े, घी को छोड़ दे, तो जो उनमें ई लगा होता है, बाकी ई अंत वाले अधिकांश शब्द क्या हैं? 99.9% हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसमें देखो, इन सब में भी अंत में ई लगा हुआ है। देखो यहाँ ई, ई, इसीलिए बार बार कह रहे हैं ई। ये सारे के सारे क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला ई, ये देखो ई, इसमें भी ई लगा हुआ है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी। तो ये कंडीशन तो इससे भी पूरी हो जाएगी। फारसी, अरबी, मतलब कुछ शब्द को छोड़ के सिंधी, इन सब में ई आया हुआ है और ई अंत वाले क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। एक पॉइंट। अब बाकी सारे को छोड़ दो। अब ये सब क्या है? ये भाषाओं के नाम हैं। तो केवल प्यारे दोस्तों जो भाषा है, बोली है, यहाँ केवल भाषा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम भाषा के साथ साथ यहाँ हम बोली का भी प्रयोग करेंगे। तो जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोली है और जितनी भी हमारी लिपि है, तो उन लिपियों के नाम, तो भाषाओं के नाम तो सारे हैं ही आपके स्त्रीलिंग, बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग हैं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिपि ली, हमारी सबसे प्राचीन लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से क्या उत्पन्न हुई? देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई। इसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं? अरमाइकी लिपि का प्रयोग करते हैं। इसके साथ और हम खरोष्टी लिपि का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम ग्रीक का प्रयोग करते हैं, रोमन का प्रयोग करते हैं, लैटिन का प्रयोग करते हैं, अरबी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका अरबी लिपि का और ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी आपकी लिपि है। तो ये ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, अरमाइकी, खरोष्टी, ग्रीक, रोमन, लैटिन, अरबी, ये सारी की सारी लिपियां हमारे स्त्रीलिंग शब्द। तो जितने भी लिपियों के नाम है स्त्रीलिंग, जितने भी बोली के नाम है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ठीक है, हरियाणवी, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग है। अवधि, इसके साथ साथ बघेली, छत्तीसगढ़ी स्त्रीलिंग शब्द है। भोजपुरी, मगही, मैथिली स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जयपुरी, मारवाड़ी, इसके साथ मालवी, मेवाती स्त्रीलिंग शब्द है। कुमायूनी और गढ़वाली स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी भी भाषाओं के नाम है, जितनी भी बोलियों के नाम है, जितने भी लिपियों के नाम है, वे सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, ये सब क्या है? हमारी भाषाएं। राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, मगही, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बंगला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सब। तो कोई भी भाषा आ जाए दुनिया की, कोई भी बोली आ जाए, कोई भी लिपि आ जाए, तो वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब स्त्रीलिंग। क्लियर? आगे देखिए,
हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? 1, 2, 3। जब ऑप्शन में 3 है तो राइट आंसर आपका 3 होगा। जब ऑप्शन में 3 नहीं है, राइट आंसर आपका 2 होगा। मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से हिंदी में हम 2 लिंगों का प्रयोग करते हैं। उभयलिंग आपको बताया है, हाँ दही भी पुल्लिंग है, ठीक है, ये आपको तो बता चुके हैं आपको पहले। पानी है, दही है, ये आपको ध्यान रखना है। मोती है, घी है, आती है, इनके अंत में ई आता है, लेकिन फिर भी क्या है, ये पुल्लिंग है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको इन सब क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। मैं दूसरा जो टॉपिक है वो लूँगा वचन, उसके बाद में हम क्वेश्चन कराएंगे आपको यहाँ पर, ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर सही तरीके से ढंग से दे पाओ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तमाम जो कंडीशन आपने पढ़ी इन्हीं का ही आप प्रयोग करोगे। जिस तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है, सारी की सारी वैरायटी क्वेश्चंस की आपके सामने आएगी। तो लिंग की तमाम कंडीशन आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद है वचन। क्या है? वचन। तो वचन एक या अनेक वस्तुओं का हमें ज्ञान कराता है। एक वस्तु है तो उसके लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, और 2 या 2 से अधिक है उसके लिए हम हिंदी में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हिंदी के अंदर प्यारे दोस्तों 2 ही वचन होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 2 वस्तु व्यक्ति पदार्थ के लिए एक द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में किस वचन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो राइट आंसर है द्विवचन का प्रयोग नहीं होता। द्विवचन का प्रयोग कहाँ होता है? द्विवचन का प्रयोग संस्कृत में होता है। कितने वस्तु व्यक्ति पदार्थ के लिए होता है? 2 के लिए होता है। जबकि हिंदी में 2 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन का। तो 2 या 2 से अधिक के लिए बहुवचन, और एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए एक वचन का प्रयोग। बात समझ में आई? तो संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, कोई भी संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो जो संज्ञा के स्थान पे हम प्रयोग कर लेते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ भाव अवस्था को हम संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पे हम शब्द प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है, एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का प्रयोग केवल और केवल संस्कृत में। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, एक होने का बोध हो तो वो क्या कहलाएगा? एक होने का बोध, तो वो कहलाता है हमारा एक वचन। क्लियर? और जिससे एक से अधिक होने का बोध हो, जिससे एक से अधिक होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है? यहाँ बहुवचन। जैसे कपड़ा है एक वचन, स्त्री एक वचन, बकरी, पुस्तक, ठीक है, यहाँ पे कीड़ा, पत्ता और पंखा, ये सब एक वचन है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ लड़के बहुवचन, घोड़े बहुवचन, साड़ियाँ बहुवचन, नदियाँ बहुवचन, सड़कें बहुवचन, क्योंकि इससे एक से अधिक होने का पता चला। सड़क एक वचन, नदी एक वचन, साड़ी एक वचन, घोड़ा एक वचन, लड़का एक वचन। लेकिन उसमें हम प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये मात्रा लगा रहे हैं, यहाँ पे ये अर्धचंद बिंदु लगा रहे हैं, तो इनसे हमें पता चल रहा है। अब जैसे सड़क शब्द है, यहाँ पे इसमें ये मात्रा भी लगाई और बिंदी भी लगा, तो ये हमें 2 चीजों की जानकारी दे रहा है। एक तो ये बहुवचन शब्द है और स्त्रीलिंग है। एक तो ये बहुवचन है और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे? बहुवचन और स्त्रीलिंग की, अगर उस पे एक ही मात्रा आई हो और उसके साथ में यहाँ बिंदी भी लगी हो, तो ये बिंदी हमें बता रही है कि ये स्त्रीलिंग है, और ये मात्रा हमें बता रही है कि बहुवचन है।
ऐसे ही लड़के पे ध्यान से सुनना बातों को, इन्हीं से आपके कई हजार लाखों शब्द तैयार होते हैं जो मैं कंडीशन यहाँ बता रहा हूँ वर्बली। यहाँ पर जो ये सब है और बिंदी नहीं आई, एक मात्रा लगाई है, तो ये एक मात्रा हमें दो चीजों की जानकारी दे रही है कि एक तो ये शब्द पुल्लिंग है और दूसरा बहुवचन का है, दूसरा बहुवचन का है, पुल्लिंग है और बहुवचन। जब भी एक मात्रा आए केवल, पीछे बिंदी ना लगी हो, तो वो पुल्लिंग बहुवचन का होता है। जैसे घोड़े हैं, ये भी पुल्लिंग बहुवचन है, बिंदी लगी नहीं है। अब साड़ियां हैं, जैसे यहाँ आया है, यहाँ आया है, तो जब भी यहाँ के साथ में यहाँ पे अर्धचंद बिंदु हो या यहाँ के साथ में ये हो, तो वो हमें दो चीज की गारंटी देगा। एक तो वो बहुवचन के को बताएगा और साथ के साथ स्त्रीलिंग को बताएगा। अब कोई भी शब्द ले आओ जिसके अंत में या लगा हो, अर्धचंद बिंदी हो या उस पर ऊपर बिंदी लगी हो, तो वे सारे के सारे स्त्रीलिंग बहुवचन के शब्द होंगे। क्लियर? तो दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ कपड़ा, स्त्री, बकरी, पुस्तक, क्रीड़ा, पत्ता, पंखा, ये सब एक वचन थे। ठीक है, अब मान के चलो मैं आपसे पूछने लगूं पुस्तक का लिंग बताइए, क्योंकि लिंग तो आप पढ़ चुके हो। तो आपके पास तीन तरीके थे। एक तो आपको कुछ कंडीशन के आधार पे पता हो, दूसरा आप इसको सेंटेंस में प्रयोग करो। पुस्तक पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो स्त्रीलिंग हो गया। सेंटेंस में प्रयोग करके पता कर दिया। इसमें हमने कंडीशन लगा ली, ई है अंत में, तो इसलिए दोनों के दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। कपड़ा है तो पुल्लिंग, क्योंकि इसमें आ आया है। लड़का, कपड़ा, कमरा, घोड़ा, आ का प्रयोग किया अंत में, इसलिए पुल्लिंग हो गया। तो कुल मिला के आपको ध्यान, क्रीड़ा पुल्लिंग, पत्ता पुल्लिंग, पंखा पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आ आया है। ठीक है, तो इसलिए आप इनके भी बता सकते हो। ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और ये सारे क्या थे? ये बहुवचन थे। वचन बदलने के नियम देखो, इनको सीखो, ये सीखना जरूरी है आपके लिए। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ऐ या ऐ में बदलने से बहुवचन बनता है। ये क्या कह रहा है? आ को हटाकर इस आ के स्थान पर या तो आप इसका प्रयोग करो या आप इसका प्रयोग करो, तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि लिंग अभी खत्म नहीं हुए, आपको सिखा रहे हैं। पंखा पुल्लिंग है, केला पुल्लिंग है, सूचना पुल्लिंग है, लोटा पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है, कथा स्त्रीलिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। सूचना भी स्त्रीलिंग है, ठीक है, लेकिन केला पुल्लिंग है, ये ध्यान रखना है आपको। यही के साथ साथ आप लिंग वचन दोनों एक साथ करो। तो यहाँ सूचना, माता, कथा स्त्रीलिंग शब्द है और पंखा पुल्लिंग है। उसका रीजन क्या है, कैसे पहचानोगे? क्योंकि जब भी आपको अर्धचंद बिंदु के साथ में या तो ये दिखाई दे, यहाँ ये दिखाई दे, तो वो बहुवचन का होगा और स्त्रीलिंग का होगा। ये तमाम कंडीशन है, अभी बताएंगे आगे, पहले एक बार कर लेते हैं। पंखे का आ गायब कर लिया, इसमें हमने आई लगा लिया। कौन सा आई? ये वाला। ये तो पुल्लिंग को बताएगा और ये जहां लगा होगा ये स्त्रीलिंग को बताएगा। आ के स्थान पर अगर आई लगा रहे हो तो वो क्या है? पुल्लिंग। और आ को हटा के इसका प्रयोग कर रहे हो तो वो क्या है? स्त्रीलिंग। मैं लिख देता हूं, ये बताएगा आपको पुल्लिंग को, अगर आपको पुल्लिंग शब्द बनाना है। और इसके स्थान पे अगर आप ये प्रयोग करोगे तो ये बताएगा आपको स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग को बता रहा है आपका और ये क्या है आपका? स्त्रीलिंग को बता। तो केला से केले बनाए, यहाँ पे कोई बिंदी नहीं लगी है, लगी होती तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाते। तो पंखा से पंखे बना, केला से केले बना, सूचना से ये बन गया। ये हमें क्या बता रहा है? स्त्रीलिंग बहुवचन। ये हमें क्या बता रहा है? स्त्रीलिंग बहुवचन। लोटा से क्या बना है? लोटे। तो ये लोटे बहुवचन है लेकिन पुल्लिंग है। लोटा अपने आप में एक वचन। तो आ के स्थान पे किसका प्रयोग कर लिया? आई का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो स्त्रीलिंग बहुवचन बन जाएंगे। इसके देखो यहाँ पुस्तक है,
अब यहाँ पे एक मात्रा के साथ में बिंदी आ गई तो ये क्या बन गया आपका स्त्रीलिंग बहुवचन रूप। बहुवचन तो है ये, किताब है एक मात्रा के साथ में, यहाँ आपने बिंदी प्रयोग कर ली, लता है आपने इसका प्रयोग कर लिया, घोड़ा का घोड़े हैं तो ये क्या है आपका पुल्लिंग बहुवचन। ये तीनों क्या थे, ये थे स्त्रीलिंग, ठीक है, बहुवचन के रूप। बहन से बहनें बन गए, आपने बिंदी का प्रयोग कर लिया एक मात्रा के साथ, जबकि यहाँ एक मात्रा आती बिंदी नहीं है तो ये क्या है पुल्लिंग है। पुस्तक है तो आपने किसका प्रयोग किया, पुस्तिकाएं का प्रयोग, ठीक है, ये सब एक वचन और ये सब बहुवचन है। इसके बाद हरा, कक्षा, बालिका, छोटा, कामना, कन्या, ये सारे एक वचन थे, लेकिन आपने यहाँ हरे का प्रयोग किया है, बिंदी नहीं लगी है तो ये अपने आप में पुल्लिंग है। कक्षा में यहाँ पे आपने अ का प्रयोग किया, स्त्रीलिंग है, बालिकाएं है स्त्रीलिंग शब्द हो गया, छोटे हैं छोटा पुल्लिंग है, छोटे इसका बहुवचन है पुल्लिंग है, क्योंकि आपने केवल एक मात्रा का प्रयोग किया, बिंदी का प्रयोग नहीं। कामना के स्थान पे आपने इसका प्रयोग किया, कन्याएं में आपने इसका प्रयोग किया। तो कुल मिला के आपके सामने क्या चीज निकल के आई, आपके सामने चीज निकल के ये आई, अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में ये लगा हुआ है या इसके स्थान पे एक मात्रा लगी हुई है, ठीक है, या इसके स्थान पे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये मात्रा कहते हैं, तो वो शब्द क्या होगा, वो शब्द पुल्लिंग होगा, एक पॉइंट, और दूसरा बहुवचन का होगा, दूसरा बहुवचन का होगा। ये चीज सीखी है जी आप, यही तो चीज सीखी है आपने आज, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, अगर कहीं पर ये आ गया, ठीक है, ये अगर आ गया, ठीक है, या इसको हम इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, बात एक ही है, इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, या हम इसको इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक मात्रा दी, इसके पीछे बिंदी दी, ये हमें क्या बताएगा कि वो स्त्रीलिंग का शब्द होगा और बहुवचन का शब्द होगा, स्त्रीलिंग का शब्द होगा और बहुवचन का शब्द होगा। तीसरी कंडीशन, और ये आप लाखों शब्द पे अप्लाई कर लोगे। तीसरी कंडीशन क्या है जी, तीसरी कंडीशन ये है, कहीं पर ये यहाँ आ गया या ये वाला यहाँ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है, वो क्या होगा, वो स्त्रीलिंग शब्द होगा, स्त्रीलिंग और बहुवचन का होगा। एक पंथ दो काज, आप वचन और लिंग की पहचान एक साथ सीख रहे हो, वचन और लिंग की पहचान आप क्या है एक साथ सीख रहे हो, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, काम की चीज है। ये क्वेश्चंस वे हैं जो ज्यादातर बच्चे इनको गलत करके आते हैं। शब्द के अंत में अगर आपको ये दिखाई दे, एक मात्रा दिखाई दे पुल्लिंग बहुवचन, शब्द के अंत में आपको अर्धचंद बिंदु के साथ में दिखाई दे, अर्धचंद के साथ बिंदु, या फिर केवल बिंदु दिखाई दे, या एक मात्रा के साथ में यहाँ बिंदी लगी हो, तो वो स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप है, या ये दिखाई दे तो वो स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ शब्द प्रयोग कर लिया कमरे, तो ये कमरे क्या है, ये पुल्लिंग बहुवचन है। ऐसे ही मैंने यहाँ शब्द प्रयोग कर लिया भाषाएं, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग बहुवचन है। ऐसे ही मैंने यहाँ शब्द प्रयोग कर लिया चिड़िया, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग बहुवचन है। तो हमें केवल और केवल प्यारे दोस्तों यहाँ पे दूसरा हमने प्रयोग कर लिया, यहाँ दूसरा शब्द हमने प्रयोग कर लिया नहरे, ठीक है, या लहरे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बिंदी आई है, ये जो बिंदी आई है इसके साथ, यही तो हमें बताएगी। इसमें अंतर क्या था, उसमें बिंदी आएगी नहीं। अब जैसे दोनों शब्द ले लिया आपने, दोनों, तो दोनों क्या है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि इसमें दोनों में यहाँ पे बिंदी क्यों आती है।
यहाँ हम सेंटेंस में जब है का प्रयोग करते हैं तो एक बार तो इसका प्रयोग कर रहे होते हैं और एक बार इसका प्रयोग कर रहे हैं। आज तक आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि इस है में और इस है में अंतर है। तो जब हम एक वचन के शब्द के साथ में है का प्रयोग कर रहे हैं, वह स्कूल जाता है, तो तब हम इसका प्रयोग करेंगे, और वे स्कूल जाते हैं तब हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमें बहुवचन को बताता है, ये हमें एक वचन को बताता है। वह स्कूल जाता है में जो आप है का प्रयोग करते हो वो इसका प्रयोग करो, और वे स्कूल जाते हैं में आप इसका प्रयोग करो। और आप कभी इस चीज को आज तक आपने फोकस नहीं किया कि दोनों पे बाद में बिंदी क्यों आती है, यहाँ पे कहीं बिंदी लगी होती है, कहीं नहीं लगी होती है। ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो आपसे पूछे जाएंगे उसमें भी ये टॉपिक में एक पंथ चार काज करा रहा हूं। एक तो यहां से वर्तनियों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, और आप गलत करके आओगे, मैं पूछूंगा इन्हीं के आधार पे। तो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनियां वो वर्तनी में दे देगा, ये दे देगा बहने। ये ज्यादातर बच्चे इसी को सही मान लेंगे, ज्यादातर बच्चे इसी को सही मान लेंगे। हमने ये हटा दिया और आपसे कह रहे हैं कि बहनें सही हैं, शुद्ध है या अशुद्ध है, ये बहनें शुद्ध है या अशुद्ध है। मैंने यहाँ पे दे दिया शब्द कमरे और यहाँ पे मैंने बिंदी लगा दी, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। कुछ लॉजिक ही नहीं पता, वर्तनी के रूप में पूछ रहे हैं, वर्तनी के रूप में पूछ रहे हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो ये आपको ये गलत है, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए यहाँ बिंदी लगानी पड़ेगी। यहाँ ये कमरा पुल्लिंग शब्द है, कमरे भी पुल्लिंग शब्द है, इसमें जो ये बिंदी आई है ये वाली ये गलत आई है, इसलिए ये अशुद्ध वर्तनी है। क्लियर? अब मुद्दा ये था कि वो पूछ रहा है आपसे वर्तनी, उसने ये कहा भाषाएं, 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 भाषाएं। चलो जी बताओ, ये 7 मैंने वर्तनी बना दी, इनमें से शुद्ध रूप बताओ भाषाएं का क्या है। इसमें से शुद्ध रूप क्या है? मैंने 7 शब्द बनाए भाषा से, तो आपको दिमाग क्या लगाना था? आपको दिमाग ये लगाना था कि भाषा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। क्लियर? और स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें ऐ का प्रयोग कर लेते हैं, कई बार इसके स्थान पे हम इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। जब तक ऑप्शन में ये दिया हुआ है राइट आंसर केवल और केवल ये, और जब ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है तो राइट आंसर केवल और केवल 4th है। अब इसमें से ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। और इतना काम आप लोग तब कर रहे हो जब आपको ऑलरेडी यहाँ पे चीजें बताई जा चुकी है। मैंने कहा ना, आप में से बहुत कम बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मटर गश्ती ज्यादा कर रहे हैं। मैंने अभी लिख के दिखाया था, कहाँ गया जी? नहीं लिखा था, ये लिखा था, ये रहा। इतनी गलतियां आप तब कर रहे हो जब अभी थोड़ी देर 1 मिनट भी नहीं हुई, मैंने यहाँ ये शब्द लिखा और उसके बाद उसी से क्वेश्चन पूछ लिया वर्तनी का बना के। यहाँ पे लिखा है कि ये देखो भाषाएं जो है ना, जब भी किसी शब्द के अंत में ये लगाओ, ये लगाओ, या एक के साथ स्त्रीलिंग बहुवचन, यहाँ लिखा हुआ है। और 1 मिनट भी इस चीज को नहीं हुआ, यहाँ लिखने के बावजूद, समझाने के बावजूद वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं
उसके बावजूद आपकी ये हालत है। उसके बावजूद कोई सातवां सही है, ठीक है जी, कोई छठा सही है, कोई दूसरा सही है, कोई पहला सही है। और जो मैं नहीं बताता तो शायद किसी का भी राइट आंसर ना हो। जो 1% बच्चों ने जो राइट आंसर दिया है, अगर मैं यहाँ पे नहीं बताता तो वो 1% भी इसका आंसर नहीं देते। तो यहाँ से क्या है प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन तो बन गया आपका शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, पूछा जाता है यार एग्जाम में। दूसरा, इन्हीं के आधार पे वो पूछेगा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। वाक्य में अशुद्धि के अनेक कारण होते हैं, उनमें से वाक्य में अशुद्धि विराम चिन्हों की वजह से गलत होते हैं, पदक्रम की वजह से गलत होते हैं। वाक्य में अशुद्धि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय निपात की वजह से अशुद्ध होते हैं। ऐसे लिंग वचन की वजह से भी वाक्य में अशुद्धियां पाई जाती है। तो आज ये जो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं वो केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वचन वाला टॉपिक आता है, हम टॉपिक इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लिंग का भी निर्धारण करना है, लिंग की भी जानकारी रखनी है। तो वचन के साथ साथ आप लिंग की वर्तनी, लिंग को आप पहचान पा रहे हो, वर्तनी वाला टॉपिक कर पा रहे हो, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कर पा रहे हो। तो एक पंथ चार काज, एक तो वचन पढ़ रहे हो, दूसरा लिंग पढ़ रहे हो, तीसरा वर्तनी पढ़ रहे हो, और चौथा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पढ़ रहे हो। और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको इन कॉन्सेप्ट की समझ होगी। समस्या क्या है, आज तक आपको ये पता ही नहीं किस टॉपिक को पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और इनकी कहाँ कहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या थे, ये अशुद्ध था, ये क्या था, ये अशुद्ध था, और ये क्या है, अभी हमने ये शुद्ध बना लिया है। इसको क्या बना लिया है, ये शुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी मतलब सही शब्द। क्लियर, आगे देखो जी। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने से तथा अंत में दीर्घ स्वर को हर्ष स्वर में बहुवचन हो जाता है। दीर्घ स्वर को किस में बदलना है, हर्ष स्वर में। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, दीर्घ स्वर बड़े स्वर होते हैं, हर्ष स्वर छोटे होते हैं। तो दीर्घ स्वर को क्या कर देना है, छोटे में बदलना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या जोड़ना है आपको, या जोड़ने, वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे स्त्री दे दिया, अब स्त्री का जो ये बड़ा ई है इसको छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। तो जब जब या आया है तो ये दो चीज की गारंटी हमें दे रहा है कि ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये भी सारे स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन, क्योंकि ये या हमें गारंटी देता है स्त्रीलिंग बहुवचन की। तो जो बड़ा ई होगा, ये कह रहा है ना इकारांत और इकारांत है ना, हर्ष दीर्घ स्वर को हर्ष में बदलना है, या जोड़ना है। इस बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। इस बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। इस बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ा। इस बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। बड़े ई को छोटे ई में बदला, या जोड़ दिया। ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्री, मछली, रोटी, मकड़ी, लेकिन ये केवल एक वचन के थे। तो इनसे बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीर्घ स्वर को हर्ष स्वर में, बड़े ई को छोटे ई में परिवर्तन करना है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर में आ आता है, ई आता है, बड़े वाला ऊ आता है, बड़े वाला री आता है, ये वाला। यहाँ हमने केवल इस दीर्घ स्वर का प्रयोग किया। ऐसे बड़े ऊ को भी छोटे ऊ में बदलते हैं, उसमें आई जोड़ देते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो दीर्घ का मतलब बड़े, हर्ष का मतलब छोटे। तो हर्ष में कौन कौन से आएंगे हमारे, ए, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा री। ये बड़े वाला री एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, छोटा री ये हुआ। इसका प्रयोग ऋचा में करते हैं, इसका प्रयोग ऋतु में करते हैं, ऋण में करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ो। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको ये जो साड़ी शब्द है इसके बहुवचन बनाने, कुर्सी का बहुवचन बनाने, खिड़की का बहुवचन बनाना है,
लकड़ी का बहुवचन बनाना, नारी का बहुवचन बनाना। कैसे बनाओगे? रीति का बहुवचन बनाना, नीति का बहुवचन बनाना। कैसे बनाओगे जी? क्या तरीका है आपके पास? साड़ी के बड़े ई को छोटे ई में बदल दें, कुर्सी के बड़े ई को छोटे ई में बदलेंगे, खिड़की के बड़े ई को छोटे ई में बदलेंगे, लकड़ी के बड़े ई को छोटे ई में बदलेंगे, नारी के बड़े ई को छोटे ई में बदलेंगे, और इसमें यहाँ जोड़ दें, इसमें यहाँ जोड़ दें। इससे जो शब्द बनेगा, इससे जो शब्द बनेगा साड़ी, ये शुद्ध वर्तनी है। इससे जो शब्द बनेगा ये शुद्ध वर्तनी है। खिड़कियां, लकड़ियां, नारी। कुछ बात समझ में आई? बड़े ई को छोटे ई में परिवर्तित करोगे तब यहाँ जोड़ोगे, तो ये हमें गारंटी किसकी दे रहे हैं? ये गारंटी हमें दे रहे हैं ये स्त्रीलिंग एकवचन, और ये गारंटी दे रहा है हमें स्त्रीलिंग बहुवचन। केवल ये यहां जो लगा है स्त्रीलिंग बहुवचन। क्लियर? क्योंकि इन सब के अंत में ई आया हुआ है, और ई अंत वाले अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। दही को, पानी को, मोती को, हाथी को, घी को छोड़कर। क्लियर? ये सब शुद्ध वर्तनियां हैं, ये सब स्त्रीलिंग है, ये सब बहुवचन है। लेकिन जब छोटा ई हो तो कुछ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो रीति में यहाँ या जोड़ देंगे, कोई परिवर्तन नहीं। नीति में यहाँ या जोड़ देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी शुद्ध वर्तनी बन गई, और बहुवचन है, स्त्रीलिंग बहुवचन है, और शुद्ध वर्तनियां है, रीतियां। और ये क्या बन गया? आपकी नीतियां। अगर छोटा ई है तो कोई चेंज नहीं होगा, छोटा ई है तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल डायरेक्ट आप उसमें या जोड़ दोगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें तीन चीजों का पता चलता है। इससे एक तो पता चलता है हमें कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा पता चलता है ये बहुवचन है, तीसरा पता चलता है ये शुद्ध वर्तनी है। क्लियर? ये कंडीशन समझ में आ गई? बड़ा है तो छोटे में बदलेंगे, छोटा है तो नहीं बदलेंगे, उसके बाद यहाँ का प्रयोग कर देंगे। आगे देखो, यहाँ पे क्या है? इसमें बड़े वाला ई छोटे ई में बदल दिया, बड़े वाला ई छोटे ई में बदला, बड़े वाला ई छोटे ई में बदला। छोटा है तो यहाँ है, यहाँ पे बड़े वाला ए है, छोटे में बदला है। यहाँ बड़े वाले ई को छोटे में गलियां, नदी से नदियां, रानी से रानियां। लिपि में छोटा है, यहाँ हो गया। टोपी में बड़ा है, यहाँ पे यहाँ। अब छोटे का समझो क्या है मामला। यहाँ रीति में छोटा ही था तो ये छोटा ही रहा, कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। लिपि में छोटा ही था, कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो ये सारे के सारे आपके शुद्ध वर्तनी हैं, बहुवचन हैं, और स्त्रीलिंग शब्द है। उकारांत शब्दों के अंत में भी ऐ जोड़ते हैं, तथा शब्द के अंत में दीर्घ स्वर ऊ को ऊ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इस बड़े वाले ऊ को छोटे ऊ में बदलेंगे। वस्तु जो छोटा ऊ रहेगा वो तो छोटा ही रखेंगे, बड़ा रहेगा उसको बदल देंगे। वस्तुओं से क्या बनाया गया? वस्तुएं। ठीक है, तो ये किसकी गारंटी दे रहे हैं आपको? स्त्रीलिंग बहुवचन की। आपको बताए हैं ना यहाँ पे, ये रहा, ये किसकी गारंटी दे रहा है? स्त्रीलिंग बहुवचन की। जब भी शब्द के अंत में अर्धचंद बिंदु के साथ आई, या केवल बिंदु के साथ आई, या एक मात्रा के साथ ये दिखाई दे, तो वो स्त्रीलिंग बहुवचन है। और ये वही तो है। यहाँ तो ई लगा हुआ था। वस्तुएं वस्तुएं, धेनु धेनुए, धेनु गाय को कहते हैं, बहु बहु। चूंकि इनमें छोटे वाला ऊ था, इसलिए उस छोटे वाले ऊ का कोई परिवर्तन आप नहीं करोगे। छोटा तो बेचारा छोटा रहेगा ही, बड़े को छोटा बनाओ। ठीक है, बड़े को छोटा बनाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ क्या आ गया? बड़े वाला ऊ है तो इसको छोटे ऊ में बदल दिया। यहाँ बड़ा ऊ है, इसको यहाँ छोटे ऊ में बदला। कुछ समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। बड़े वाले ऊ को छोटे ऊ में बदलोगे तब आई जोड़ोगे। जब जब ये किसी शब्द के अंत में आएगा तो वो स्त्रीलिंग बहुवचन कहलाएगा। वो स्त्रीलिंग बहुवचन। वस्तुएं वस्तुएं बन गया, वधु से वधुएं, धेनु धेनुए, गौ से गोएं, बहु से बहुएं, ऋतु से ऋतुएं। क्लियर? बड़े वाले ऊ को छोटे वाले ऊ में बदलोगे, और बाकी जो छोटा है उसके बाद में केवल आपको ध्यान है, जैसे औ है, इसमें आपने ये लगा दिया तो ये क्या बन गया? ये एक वचन है। गो मतलब गाय को कहते हैं, गोएं, ये बहुत सारी गायें होंगी। ठीक है, चलो जी, वही बात। उकारांत 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 शब्दों के अंत में अहीं जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में छोटा ऊ है तो उसमें क्या जोड़ेंगे हम? अहीं जोड़ के बहुवचन बनेंगे। अगर किसी शब्द के अंत में बड़े वाला ऊ है, उसके अंत में उसको बड़े को छोटा ऊ बना के अहीं जोड़ देंगे, बहुवचन बन जाएगा। अगर किसी के अंत में औ है, जैसे यहाँ पे है, ये वाला औ है, तो उसके अंत में अहीं जोड़ देंगे तो बहुवचन। तो ये स्त्रीलिंग बहुवचन और शुद्ध वर्तनी। वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, गोएं, ये वाला। ठीक है, अब वो लिख देगा, ये उसको अशुद्ध देना होगा तो वो ये लिख देगा, ये गलत है। यहाँ इसका प्रयोग होगा, यहाँ इसका भी प्रयोग नहीं होगा, केवल इसका प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना। वर्तनी के रूप में भी पूछे जाए। यहाँ शब्द वचन परिवर्तन के समय यहाँ जोड़ दे। अगर किसी शब्द के अंत में या है और उसका बहुवचन बनाना है तो अर्धचंद बिंदी लगा दो। ये कंडीशन में बता चुका हूँ आपको। ये कहाँ बताई है? ये देखो, एक ही झटके में 3 कंडीशन में मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। अगर किसी शब्द में ये आया या अर्धचंद बिंदु के साथ या ये, तो वो स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप होगा। जैसे चिड़िया है, अब यहाँ वो इसी कंडीशन को कह रहा है। ठीक है, मैंने पहले शॉर्ट में रख दी, फिर उसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ गुड़िया है तो ये अर्धचंद बिंदु लगा दिया हमने यहाँ के ऊपर। चिड़िया में भी अर्धचंद बिंदु लगा दिया, बंदरिया में भी अर्धचंद बिंदु। और ये अगर आता है किसी शब्द के अंत में तो वो हमें 2 चीज की गारंटी देता है कि वो एक तो स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन है और शुद्ध वर्तनी है। तो गुड़िया का बहुवचन गुड़िया, अर्धचंद बिंदु। चिड़िया का चिड़िया, बंदरिया का बंदरिया, बचिया का बचिया, चुईया का चुईया, गुड़िया, ये जो अर्धचंद बिंदु, ये जो अर्धचंद बिंदु है, तो ये किसकी गारंटी दे रहा है? ये स्त्रीलिंग बहुवचन की गारंटी दे रहा है। हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत में गण, वर्ण, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं। अब जैसे कवि है, अब सबके तो एक तरीके से नहीं बनाओगे। कवि के साथ हम गण का प्रयोग करेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। ये वाली कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाली कंडीशन वचन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है आप। और क्यों है ये? क्योंकि इसमें हम उन विभक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं जो अभी हम कर रहे थे। कवि है तो इसमें हमने कवि गण, इसका बहुवचन बनेगा। पक्षी है तो पक्षी वर्ण, पक्षी नहीं बनाओगे बहुवचन। नर्तक है तो नर्तक दल। ठीक है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी गण। प्रिय है तो प्रिय जन। हम है तो हम लोग, तो हम का बहुवचन हम लोग, प्रिय का बहुवचन प्रियजन। ऐसे गुरु आ गया और आपसे पूछा कि गुरु का बहुवचन बताओ, गुरु का, तो बहुत सारे तो गुरुओं कर देंगे। देख, कुछ बच्चे तो क्या करेंगे? गुरुवें। कुछ बच्चे क्या करेंगे? गुरुवों, ये वाला कर देंगे।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सही क्या है, सही है गुरुजन। तो जन ये समुदाय को बता रहा है, ये बहुवचन बन गया। अब गुरु एक नहीं हुआ, बहुवचन हो गया। ये गलत है, गुरुवे गुरुवे नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। गुरु सब तो पुरलिंग है, ठीक है। यहाँ आप स्त्रीलिंग बना रहे हो, शब्द उसका बहुवचन। तो कवि के साथ गण का प्रयोग, विद्यार्थी के साथ गण का प्रयोग, पक्षी के साथ वृंद का प्रयोग याद रखना पड़ेगा। नर्तक के साथ दल का प्रयोग, प्रिय के साथ जन, गुरु के साथ जन, हम के साथ हम लोग का प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। अर्थात गण का प्रयोग करके वृंद, ये समूह को बताते हैं, जन, वर्ग, ठीक है, जैसे मित्रगण, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब किसको बता रहे हैं, दल, लोग, समूह को बता रहे हैं। तो यानी कि इन समूहवाचक शब्दों का प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। कर्मचारी से कर्मचारी गण, पाठक से पाठक गण, मंत्री से मंत्रीगण, आप से आप लोग, हम लोग, आप लोग, छात्र से छात्रगण, सैनिक से सैनिक दल, मित्र से मित्रगण, मुनि से मुनिगण, खग से वरंद, ठीक है, अमीर अमीर लोग, शिक्षक से शिक्षक गण, गुरु से गुरुजन, गरीब से गरीब लोग। अब गरीब का बहुवचन बताओ तो आप क्या करोगे, गरीब है, तो वो तो पढ़ा ही नहीं आपने, आज तक सुना ही नहीं। तो लोग का प्रयोग कहां कर रहे थे, हम लोग, आप लोग, गरीब लोग में। बात समझ में आई। वृंद का प्रयोग कहां रहे थे, पक्षी वर्ग, वृंद, खग वृंद, यानी कि पक्षियों के लिए। खग भी तो पक्षी हैं। तो यहां आपने क्या किया, वृंद का प्रयोग कहां किया था, पक्षी के साथ में किया था। और यहाँ किसके साथ करे, खग के साथ। तो पक्षियों के साथ किसका प्रयोग हुआ, वृंद का प्रयोग हुआ। सर्वनाम के साथ किसका प्रयोग होगा, हम के साथ हम लोग, आपके साथ आप लोग। तो सर्वनाम के साथ किसका प्रयोग होगा, लोग का। पक्षियों के साथ किसका प्रयोग होगा, वृंद का। सैनिक के साथ किसका प्रयोग होगा, दल का। तो जो समूह में नाचेंगे, समूह में जो इकट्ठा होंगे, नर्तक दल और सैनिक दल। बात समझ में आई। सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है वचन के लिहाज से ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमीर और गरीब का बहुवचन किसके साथ बनेगा, लोग लगाने पर। अमीर लोग, गरीब लोग, आप लोग, हम लोग, क्लियर। और यहाँ पाठकगण, कर्मचारीगण, मंत्रीगण, मित्रगण, तो इनमें हम छात्रगण, इनमें हम गण का प्रयोग करते हैं। और ये सारे किसके बताते हैं, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग, गण, समूह को बताते हैं। किसको बताते हैं, समूह को। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया लगाई जाती है। श्री राम पिता की आज्ञा से वन चले गए। तो यहाँ श्री राम क्या है, एक वचन थे, राम जी एक व्यक्ति थे, लेकिन वन चले गए। इसमें बहुवचन क्रिया क्यों प्रयोग की, आदर के लिए। शिवाजी सच्चे वीर थे, हमने यहां प्रयोग किया शिवाजी सच्चे वीर थे। था क्यों नहीं आया जी, एक वचन। थे क्यों आया, क्योंकि हमने शिवाजी के साथ में जी का प्रयोग किया, जो आदर को बता रहे हैं। जो महापुरुष होते हैं, आदरणीय व्यक्ति होते हैं, पूजनीय होते हैं, जो सम्मान के योग्य होते हैं, उनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्लियर। गुरु आ रहा है या गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। जब आपने गुरुजी के साथ में जी का प्रयोग कर लिया और गुरु आदर के योग्य शब्द हैं, तो गुरु आ रहा है नहीं प्रयोग करोगे, या गुरुजी आ रहा है, गुरुजी आ रहे हैं। तो वो यही कह रहा है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन की क्रिया, एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करोगे। बापू एक महान व्यक्ति थे, राम एक थे, बापू भी एक थे, लेकिन क्रिया बहुवचन की, थे बहुवचन की। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन शब्द हैं, बहुवचन में होंगे, तुम्हारे दर्शन कब होंगे,
ठीक है, तो तुम तो एक ही हो, एक व्यक्ति को कह रहे हैं ना हम, तो यहाँ होंगे बहुवचन में प्रयोग किया। तो कुछ शब्द सदैव नित्य बहुवचन, सदैव बहुवचन, नित्य बहुवचन। तो दर्शन बहुवचन है, लोग बहुवचन है, लोग चले गए, तो दर्शन लोग बहुवचन में प्रयोग करें। और इसके साथ साथ और नित्य बहुवचन के कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं यहाँ। नित्य बहुवचन में दर्शन आ गया आपका, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, धाम, ये सब क्या है? दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, दाम, ये सब सदैव बहुवचन में प्रयोग हो, ये ध्यान रखना। बाल, रोम, आंसू, ये सब क्या है? होश, ये सारे क्या हैं? नित्य बहुवचन, नित्य बहुवचन, सदैव बहुवचन। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, दाम, बाल, रोम, आंसू, होश, नित्य बहुवचन। लोग, नित्य बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे जनता है, जनता मैदान में खड़ी है। अब आपको लगेगा जनता तो बहुत व्यक्तियों का समूह होता है, बहुत सारे व्यक्ति, जबकि जनता शब्द क्या है? एक वचन। पानी, पानी बह रहा है, तो पानी क्या है? एक वचन। तो पानी क्या है? एक वचन। जनता क्या है? एक वचन। कुछ शब्द ऐसे भी है जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, जैसे हाथी है, तो हाथी का कोई बहुवचन नहीं है, घर का कोई बहुवचन नहीं, आज का कोई बहुवचन नहीं, कल का कोई बहुवचन नहीं। और कुछ बच्चे क्या करेंगे? हाथी का हाथी हैं, हाथियों, घर का घरों, होता ही नहीं है, बनाते हैं, लेकिन वो विभक्ति युक्त होता है। इनका विभक्ति युक्त बहुवचन तो बन सकता है, लेकिन वैसे बहुवचन इनका है नहीं। तो हाथी का प्रयोग आप एक वचन में और बहुवचन में, दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग करोगे, वो हाथी है। घर का घर होता है, आज का आज होता है, आजे नहीं होगा, कल का कल ही होता है, दूध का दूधे नहीं होगा, दूध ही होगा, पानी का पानी होगा, घी का घी, तेल का तेल, चाय का चाय नहीं होगा, चाय ही रहेगा। ठीक है, अक्सर चावल को कहते हैं। तो ये सब क्या है? एक वचन और बहुवचन समान, इनका बहुवचन होता ही नहीं है, लेकिन हाँ विभक्ति युक्त बहुवचन होता है। तो विभक्ति युक्त बहुवचन किसे कहते हैं? जिनके अंत में औ लगा होता है, जैसे घर का घरों बना लिया, इसको विभक्ति युक्त बहुवचन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विभक्ति युक्त बहुवचन। और विभक्ति युक्त बहुवचन क्या है? जिनका बनता नहीं है, उनमें अंत में औ लगा लेते हैं। जैसे जनता है, एक वचन है, जनताओं, ठीक है, जनताओं ने कहा, तो जनता का जनताओं आप बनाओगे तो बनता नहीं है, क्योंकि जनता एक वचन है, और इसमें औ लगा दिया, तो ये विभक्ति युक्त बहुवचन। जिस शब्द के अंत में औ लगा हो, जैसे ये है, औ यहाँ पे लगा है, ठीक है, तो ये विभक्ति युक्त बहुवचन कहलाएगा, इसका बहुवचन बनता नहीं है। जनता एक वचन है, उसका बहुवचन नहीं होता है, लेकिन विभक्ति युक्त होता है। वो पूछेगा विभक्ति युक्त है कि नहीं। ऐसे यहाँ हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय, ये ध्यान रखना है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अलग अलग एग्जामों में, और इन्हीं से पूछे भी जाएंगे। तो इसका विभक्ति युक्त बहुवचन तो बन सकता है, वैसे इनका बहुवचन नहीं होता। एक वचन बहुवचन में समान रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। अगर शब्द युग्म जोड़े दिए गए हैं तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। भाई बहन दो दे दिए जोड़े में, तो भाई का कुछ नहीं करना, भाई को ऐसे ही रखना, बहन को बदल दो, बहन का क्या हो जाएगा? बहन। दोबारा ध्यान से सुनो, शब्द युग्म कहते हैं जोड़े को। जब जोड़े में बहुवचन पूछा जाए, अगर शब्द युग्म जोड़े दिए गए हो तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन न बदलकर
केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा, केवल अंतिम शब्द का ही जोड़े में वचन परिवर्तन होगा। तो भाई बहन दे दिया जोड़े के रूप में, तो यहाँ क्या होगा, बहनों। ये क्या विभक्ति, भेड़ बकरी में बकरियां, ठीक है, तो ये बन गया बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन भेड़ बकरियां, ठीक है। इसी प्रकार आकारांत, तत्सम, आकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द एक वचन बहुवचन में समान रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक वचन बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे पर्वत है, पर्वत का पर्वत होगा, ठीक है। इनका घर का घर बहुवचन, कवि का कवि, मुनि का मुनि, हाथी का हाथी, साथी का साथी, भाई का भाई, साधु का साधु, चांद का चांद, सूर्य का सूर्य। तो इनका एक वचन और बहुवचन समान होता है, ध्यान रखना। किसका, पर्वत घर, या तो ये कहो इनका कोई बहुवचन नहीं बनता है, या ये कहो कि एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। पर्वत, घर, कवि, मुनि, हाथी, साथी, भाई, साधु, चांद, सूर्य, चंद्रमा, महात्मा, प्रभु, हार, डाकू, ये सब क्या है, एक वचन बहुवचन में समान रूप से। संबोधन कारक में जब किसी संज्ञा के साथ ने, को, से आदि परसर्ग, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह लगे हो, तो उसमें औ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, और इसी को ही हम विभक्ति युक्त बहुवचन कहते हैं। अब समझो यहां से, ये कह रहा है संबोधन कारक में जब किसी संज्ञा के साथ ने लगा हो, ठीक है, को का प्रयोग हो, से कारक चिन्ह का प्रयोग हो, परसर्ग कारक चिन्ह को कहते हैं, तो उनमें औ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, बहनों एवं भाइयों। लड़के ने, लड़कों ने, देवियों एवं सज्जनों, नदी का नदियों, ये सब वचन बदल गए। तो बहनों से औ लगाया ये वाला, भाइयों ये लगाया, लड़के में औ लगाया, यहाँ देवियों में औ लगाया, सज्जनों में ये लगाया, देवियों संबोधन है, ठीक है। लड़कों ने आ गया तो यहाँ औ का प्रयोग हो गया, सज्जनों, ठीक है। यहाँ नदी से क्या बनाया गया, नदी। नदी का अपने आप में क्या था, नदी शब्द जो था इसका बहुवचन क्या है, नदी का ये है, नदियां, ये है ना। लेकिन नदियां का एक बहुवचन ये भी है, क्यों है, जब नदी शब्द के साथ कारक चिन्ह आए, या तो ने आ जाए, को आ जाए, से आ जाए, जब नदी शब्द के साथ ने, को, से कोई भी कारक चिन्ह आए, तो ये रूप नहीं बनेगा नदी का, नदी का ये रूप बनेगा, नदियों को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नदियों को, ये वाला नदियां नहीं होगा। ये वर्तनी तो सही है ये भी, लेकिन जब आप कारक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हो नदी के साथ सेंटेंस में, आप नदी का ये रूप ना बना के आप ये रूप बनाओगे। लड़के के साथ जब आपने ने का प्रयोग कर दिया, तो आप यहाँ लड़के का प्रयोग लड़के के रूप में ना करके लड़कों के रूप में करोगे। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्लियर। देवी शब्द है, तो देवी का जो बहुवचन बनेगा वो तो ये बनेगा, बड़ी को छोटी करके। लेकिन यहाँ देवियों क्यों प्रयोग किया, क्योंकि आपने यहाँ ने का, को का, से कारक चिन्ह का प्रयोग, तो जब जब आप कारक चिन्ह का प्रयोग करोगे, ठीक है, तो उनमें बहुवचन का रूप इस तरीके से ना बन के उसमें क्या बनेगा, सेंटेंस में यों के रूप में बनेगा, अर्थात हम उसमें यह के बाद में औ का प्रयोग करेंगे। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। चलो जी, ये आपके क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन है। आकाश, दर्शन, प्राण, आंसू, आपको अभी बताया कि कुछ नित्य बहुवचन होते हैं। दर्शन बहुवचन है, प्राण बहुवचन है, आंसू बहुवचन है। राइट आंसर हो गया आपका आकाश। आकाश, जनता एक वचन, क्लियर। पानी एक वचन, कह रहा ना कौन सा एक वचन है, तो हमें इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन इसके बारे में पता था। दर्शन, यहाँ पे प्राण, आंसू, ये क्या है, बहुवचन है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। लिंग और वचन आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो।